आपका बहुत बहुत स्वागत है। एज यूजुअल हम लोग ट्यूसडे 3 बजे लाइव हैं राजेंद्र सर के साथ, जो कि हमारे जीएसटी एक्सपर्ट हैं। अलग अलग क्वेश्चंस के हमें आंसर देते हैं। तो राजेंद्र सर, मैं चाहूंगी, वैसे तो हमारे व्यूअर्स जानते ही हैं अब आपको, तो थोड़ा बहुत एक दो लाइन का आप हमें इंट्रो दे दीजिए। Madam, thank you very much for this program once again, and we are meeting here again consecutively in the row. और टैक्स फॉर वेल्थ का हिमांशु जी का, भारती मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जीएसटी की राह में आपका दोस्त, और मैं जीएसटी में प्रैक्टिस करता हूँ और एक्सक्लूसिवली यही काम करता हूँ, बस इतना है। और ऑफ कोर्स मैं ये जरूर कहूँगा कि मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ सब्जेक्ट का और अभी सीख रहा हूँ चीज़ों को, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ अपनी जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान है उससे हमारे सभी दोस्तों का फायदा हो, बस यही कोशिश लगातार करते हैं। जी सर। तो सर ये शो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे जिसको हमने ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। तो मेरे पास 5 ग्रुप है सर। सबसे पहले मेरे पास आईटीसी का ग्रुप है, सेकंड मेरे पास ग्रुप है रजिस्ट्रेशन का, थर्ड मेरे पास ग्रुप है डिस्टिंक्ट पर्सन का, और फोर्थ मेरे पास ग्रुप है रिवर्स चेंज का, एंड रिवर्स चार्ज का, एंड लास्ट है जॉब वर्क। तो सर मैंने ये पांचों ग्रुप में क्वेश्चन डाल दिए, तो एक एक ग्रुप को लेके हम अलग अलग क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सर आगे बढ़ते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ सर। सबसे पहले मेरे पास आईटीसी का क्वेश्चन है, रेट ऑफ मास्क, सैनिटाइजर्स एंड अदर कोविड आइटम्स अवेलेबल। मैडम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और रेलेवेंट क्वेश्चन है इन द प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ दिस पेंडेमिक। तो मैं ये कहूँगा कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है सैनिटाइजर्स और मास्क और या जो भी पीपी किट्स या जो भी अदर प्रोटेक्शन आइटम्स हैं, देखिए दो बातें ध्यान रखने योग्य हैं हमें यहाँ पर सबके लिए। वो पहली एक ये है कि क्या ये इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस आइटम्स यूज होती हैं, और दूसरी बात ये है कि क्या इनका क्रेडिट जो है वो ब्लॉक्ड तो नहीं है। अगर क्रेडिट ब्लॉक्ड नहीं है, पहला इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के ऊपर मैं बताऊंगा कि भले ही ये आइटम्स जो हैं हम अपने एम्प्लॉइज को दे रहे हैं, अपने विजिटर्स को दे रहे हैं जो हमारे ऑफिस प्रीमिसेस या एस्टैब्लिशमेंट्स में आते हैं, बट दिस शैल क्लियरली बी फॉलिंग इनटू इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। और सेकेंडली इसका क्रेडिट ब्लॉक्ड नहीं है, क्योंकि ना तो ये पर्सनल कंजम्पशन के आइटम्स हैं और ना ही ये सैंपल या गिफ्ट के रूप में बांटी जा रही है। तो टू माय माइंड इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ सैनिटाइजर्स मास्क जो है उसका क्रेडिट अवेलेबल होना चाहिए। इसके लिए ऑफ कोर्स क्लैरिफिकेशन भी निकाली जानी चाहिए डिपार्टमेंट के द्वारा, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं डिपार्टमेंट को भी आपके चैनल के माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से, कि एक सर्कुलर निकाला जाए जिससे कि इस तरह के जो डाउट्स हमारे बिजनेस एंड ट्रेड एंड इंडस्ट्री के दिमाग में आ रहे हैं वो क्लियर हो, और इस इनपुट टैक्स क्रेडिट को डिसअलाउ नहीं किया जाना चाहिए। जी सर। सर मैं सेकंड क्वेश्चन पे जाने से पहले एक हमारे पीयूष जी हैं जो इस शो के साथ जुड़े हैं, उनका एक क्वेश्चन है। सर मैंने स्क्रीन पे लाइव किया है। ऑन 30th September 2020, suppose ITC not claim for financial year 2019-20 and even not reflected in form R2A. As per new 36(4) in September 20, whether we can claim ITC since its last return in which we can claim. पीयूष जी, हाइपोथिकेटेड है बेसिकली, लेकिन स्टिल मैं आपको बताऊं कि
दो प्रोविजंस की एप्लीकेशन है यहाँ पर, एक है रूल 36(4) और दूसरा है सेक्शन 16 सबसेक्शन 4। तो अगर आपने कोई 19-20 का क्रेडिट 30 सितंबर 20 तक नहीं लिया क्योंकि वो 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, और 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ तो आपने 36(4) की वजह से क्रेडिट नहीं लिया उसका। आपका सवाल कुछ इस तरह से ही होगा कि मैं 19-20 का क्रेडिट है मेरा और सितंबर 20 तक भी 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, तो क्या मैं उसके बाद जब वो 2A में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा तो क्या मैं क्रेडिट ले पाऊंगा? माय आंसर इज नो, क्योंकि जो सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 है वो एक्ट में पावर है, और एक्ट जो ओवर रूल करता है रूल्स को, और 36(4) की नॉन एप्लीकेशन की वजह से प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम जेन्युइन है कि आपका 2A में नहीं आ रहा इसलिए आपने क्रेडिट नहीं लिया, जब 2A में आएगा तब आपको क्रेडिट मिल जाना चाहिए। बट माय आंसर वुड बी नो। 16 सबसेक्शन 4 वुड बी द प्राइमरी सेक्शन, गवर्निंग सेक्शन, और उसको ओवर रूल 36(4) नहीं कर सकता क्योंकि रूल्स जो है वो सिर्फ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ही होते हैं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि आपको क्रेडिट उसकी वजह से नहीं मिलेगा, भले ही आपका 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो। और क्रेडिट क्लेम करने के लिए आप जो है, मेरा समझ ये कहती है कि अगर आपका 2A में नहीं भी आ रहा तब भी आप क्रेडिट क्लेम करें, और क्योंकि ये ओवरराइडिंग सेक्शंस हैं, आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी सेक्शंस और रूल्स हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी क्लैरिफिकेशन भी निकाली जाएगी। जी, तो पीयूष जी, आई होप आपका जवाब मिल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है आप दोबारा हमें लिख सकती हैं। थैंक यू वेरी मच पीयूष जी। तो सर आगे बढ़ते हुए मेरा क्वेश्चन है अगले ग्रुप से। तो सर अगला ग्रुप है रजिस्ट्रेशन का। जी जी, तो सर रजिस्ट्रेशन का क्वेश्चन है, मेरे व्यूवर्स ये पूछ रहे हैं, अगर वो एग्जीक्यूटिंग वर्क कॉन्ट्रैक्ट में है तो उसमें रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, वेदर द रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड और नॉट। नहीं, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में तो रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है ही है, लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि अगर वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट अपने उस स्टेट में जहां पर वो रजिस्टर्ड नहीं है उसमें ना करके बल्कि बाहर किसी स्टेट में करें तो क्या रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है? मैं आपको बताऊंगा भारती मैम, सिमिलर क्वेश्चन अभी मेरे पार्टनर है पंकज गुप्ता जी इंदौर से, उन्होंने भी कल मुझसे ये सेम सवाल पूछा, परसों मेरे ख्याल। तो मेरा जवाब यहाँ पर हमारे व्यूअर्स को भी है, यही है कि दो सेक्शंस का यहाँ पर एप्लीकेशन है। एक है सेक्शन 22 जहां से आप टैक्सेबल सप्लाई करते हैं, और दूसरा है आपका बेसिकली फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस का, जहां पर आपका कोई एग्जैक्टली प्लेस ऑफ बिजनेस है या नहीं है। अगर आप टैक्सेबल सप्लाई, मान लीजिए उनका सवाल था कि जी मैं इंदौर में हूँ, हमारे पंकज भाई का, मैं इंदौर में हूँ, मैं उस फैक्ट को थोड़ा सा हमारे व्यूअर के लिए और ज्यादा बेटर करने के लिए ये एग्जांपल ले रहा हूँ और पंकज जी का नाम भी ले रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि जी मैं इंदौर में हूँ, मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ गुजरात में जाकर, और वहां पर मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, मैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट वहां जाके कर रहा हूँ, मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, तो क्या मुझे रजिस्ट्रेशन लेना है? तो मेरा जवाब ये है कि अगर आप गुजरात में जाके वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वहां पर आप फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस बनाते हैं, वहां पर आप सफिशिएंट डिग्री ऑफ परमानेंस क्रिएट करते हैं इन टर्म्स ऑफ मैन पावर एंड टेक्निकल रिसोर्सेज, तो आपको रजिस्ट्रेशन वहां लेना कंपलसरी बन जाएगा। लेकिन अगर वहां पर आपके सारे सुपरवाइजर्स या आपके सारे जो एग्जीक्यूटिंग जो मेन मैनेजमेंट है वो सारी महाराष्ट्र मध्य प्रदेश से ही, इंदौर से ही गुजरात में जाती है, वहां आप सिर्फ लेबर हायर करते हैं और वहां पर कोई भी आपका फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, बशर्ते आपका कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट वहां पर आपको परेशानी ना आ रही हो। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि सर्विसेज के केस में स्पेशली माय डियर फ्रेंड्स, कि जो सर्विसेज इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेट की जाती है उसका प्लेस ऑफ बिजनेस वही होता है जहां पर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड होती है एज पर सेक्शन 12 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। तो उस केस में अगर आपने कोई सर्विसेज वहां ली है, आर्किटेक्चर की सर्विसेज ली है, आपने कोई मैन पावर सप्लाई की सर्विसेज ली है, आपने कोई भी और जैसे पंकज जी ने कहा जी मैं अर्थ एक्सकवेशन मशीन्स लूंगा, मैं वहां पर बुलडोजर लूंगा, मैं वहां रोड बना रहा हूं, मैं और कैपिटल गुड्स लूंगा,
तो उसकी सर्विस जब आप वहां लेंगे तो वो जो सर्विस जीएसटी लगेगा उन सर्विसेज पर, तो वो उसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के गुजरात के एड्रेस पे लगेगा। तो अगर आपको उसका जीएसटी क्रेडिट लेना है तो आपको वहां रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाएगा, वरना आप आईजीएसटी की बिलिंग से ही मध्य प्रदेश से गुजरात में बिलिंग कर सकते हैं। सेक्शन 22 का नॉन कंप्लायंस नहीं है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। जी जी सर। तो सर आगे बढ़ते हुए सुशांत गर्ग जी हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं। तो सर उनका क्वेश्चन है, कैन वी चेंज हेड ऑफिस ऑफ अ रजिस्टर्ड टैक्स पेयर अंडर जीएसटी? देखिए, जो सुशांत जी हमारे रेगुलर व्यूअर है, सुशांत जी हमारे साथ हर हफ्ते जुड़ते हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं सुशांत जी का। देखिए सुशांत नाम आता है आजकल, सुशांत सिंह राजपूत ने नाम काफी फेमस कर दिया है, चाहे फॉर एनी गुड रीजन और बैड रीजन, लेकिन ये हमारे सुशांत जी बेसिकली अगर आप विद इन द स्टेट प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज करना चाहते हैं, इसको मैं कहूंगा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज करना है। अगर आप विद इन द स्टेट प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज करना चाहते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, आप प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन द स्टेट चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस, मान लीजिए एक फैक्ट्री दिल्ली में भवाना में लगी हुई है और वो उठकर गुजरात में या महाराष्ट्र में फॉर एग्जांपल पुणे में शिफ्ट होना चाहती है, तो वो रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस ही बदल रहे हैं, पूरा का पूरा एस्टेब्लिशमेंट ही दिल्ली से महाराष्ट्र शिफ्ट कर रहे हैं, तो दिल्ली वाला रजिस्ट्रेशन सरेंडर होगा और महाराष्ट्र वाला उसको वहां एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ऐसे आप शिफ्टिंग नहीं कर सकते, क्योंकि भले ही ये यूनिफॉर्म लॉ है लेकिन स्टेट वाइज चलता है, स्टेट वाइज टैक्स का उसका नेचर है, स्टेट वाइज कलेक्शन मैकेनिज्म है, हर स्टेट का अलग जीएसटी कानून है। जैसे दिल्ली में दिल्ली जीएसटी एक्ट है, महाराष्ट्र में एम जीएसटी एक्ट है, महाराष्ट्र जीएसटी एक्ट है। तो आपको विद इन द स्टेट तो आप बदल सकते हैं, रजिस्ट्रेशन सेम नंबर रहेगा, लेकिन अगर आप दूसरे स्टेट में ले जाना चाहते हैं अपना रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, तो आपको माय डियर फ्रेंड आपको नया रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र में लेना पड़ेगा। आई होप सुशांत जी आपको आपका आंसर मिल गया हो, और कोई आपकी क्वेरी है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। अभी सर हमारे साथ बहुत देर तक अवेलेबल है। तो सर अगले ग्रुप में मैं जाना चाहूंगी, जो मैंने डिस्टिंक्ट पर्सन में ये क्वेश्चन डाला है। तो सर मेरे व्यूअर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ इंट्रा स्टेट एंड इंट्रा स्टेट सप्लाई मेड बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन? मैं एक बात तारीफ करना चाहूंगा भारती मैडम आपकी, कि आपने क्वेश्चंस को भी क्लासिफाई कर दिया है, बहुत बढ़िया, दैट इज रियली कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर टीम। तो डिस्टिंक्ट पर्सन भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है पूरे के पूरे लॉ का। आपने सवाल पूछा कि क्या जो डिस्टिंक्ट पर्सन्स के बीच में सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई या इंट्रास्टेट सप्लाई, उसकी टैक्सेबिलिटी क्या रहेगी। देखिए कहीं ना कहीं सवाल जो है वो सुशांत जी से ही संबंधित है, उसी लाइन पे है। अगर आप दिल्ली में रजिस्टर्ड हैं, आपका एक प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, एक आपका एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है, आप गुड्स प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस से एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पर सप्लाई करते हैं, ये इंट्रा स्टेट है, दिल्ली टू दिल्ली इंट्रा स्टेट सप्लाई है। डिस्टिंक्ट पर्सन के केस में इंट्रा स्टेट सप्लाई टैक्सेबल नहीं है। आप डिलीवरी चलान के माध्यम से, महाराष्ट्र में आप हैं, आप पुणे से मान लीजिए अकोला माल भेजना चाहते हैं, तो आप बिना किसी इनवॉइस के, बिना टैक्स लगाए, डिलीवरी चलान के माध्यम से ही आप ये अपना भेज सकते हैं इनवॉइस मटेरियल। लेकिन अगर आप इंटर स्टेट करते हैं, जैसे कि मेरा हेड ऑफिस इंदौर में है, हमारा स्पार्क का हेड ऑफिस इंदौर है और हम दिल्ली में हैं, और हम दिल्ली से इंदौर मटेरियल बेचते हैं या सर्विसेज देते हैं, तो उस केस में ये इंटर स्टेट सप्लाई है। भले ही हम एक ही एंटिटी हैं, हमारा पैन एक है, हमारा नाम एक है, क्योंकि हमारे जीएसटी नंबर अलग अलग हैं, हम दोनों आपस में एज पर जीएसटी लॉ डिस्टिंक्ट, मतलब दो भिन्न व्यक्ति हैं। तो जो दो भिन्न व्यक्ति हैं, अगर वो इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करते हैं, तो उस केस में ये टैक्सेबल सप्लाई है और इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। तो मैंने दोनों बातें आपको बता दी।
तो मेरे एक व्यूअर का भी आपने आंसर दे दिया और तुषार जी आपका भी आंसर आपको मिल गया होगा दोबारा से। तो सर आगे बढ़ना चाहूंगी। अब मेरा अगला जो ग्रुप है सर वो रिवर्स चार्ज का है। तो ये क्वेश्चन मैंने रिवर्स चार्ज में डाला है सर। हाउ क्रेडिट ऑफ आरसीएम बी टेकन। आरसीएम जो है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है मैडम भारती मैम। और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो है इसमें बेसिकली जो टैक्स का इसका जो टैक्स का पेमेंट होता है वो सप्लायर की जगह रेसिपिएंट करता है। तो क्रेडिट उसका दोनों देखिए बिलीफ चलती हैं, एक्सपर्ट्स के ओपिनियन चलते हैं मार्केट में। पहला ओपिनियन ये है कि अगर आपने मान लीजिए मई में कोई रिवर्स चार्ज का पेमेंट जून महीने में, मई का रिवर्स चार्ज का पेमेंट जून महीने में किया, जैसे कि अभी हम मई की 3B फाइल कर रहे हैं, तो आप उसका क्रेडिट जब जून में किया है तो आप जब जुलाई में जून की 3B फाइल करेंगे तो क्रेडिट लेंगे। और एक ओपिनियन ये है कि आपका मई का क्रेडिट है, जून में पे किया है, तो जून में मई की 3B फाइल करते हुए ही उसका क्रेडिट ले लें। मैं इसी ओपिनियन के साथ जाता हूं और मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि रिवर्स चार्ज का क्रेडिट जो है आपको, अगर आपने मई का क्रेडिट जून में पे किया है तो मई की 3B फाइल करते हुए ही उस क्रेडिट को आप अवेल कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। जी तो सर यहाँ पे मेरा खत्म होता है। तो सर अगला मैं जॉब वर्क पे आना चाहूंगी। एग्जैक्टली मेरे व्यूअर सबसे पहले तो उनको ये नहीं पता कि जॉब वर्कर क्या होते हैं। तो सर सबसे पहले मैं आपको ये कहूंगी कि आप सबसे पहले ये बताइए कि जॉब वर्कर एग्जैक्टली क्या होते हैं। देखिए व्हाट इज जॉब वर्कर। CGST एक्ट के अनुसार जॉब वर्कर जो है वो व्यक्ति है जो कोई प्रोसेस करता है या कोई वर्क करता है, कोई एप्लीकेशन करता है ऑन द गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर रजिस्टर्ड पर्सन। कोई भी पर्सन if he applies any process or application on the goods belonging to another registered person, then this person who applies this process on the goods belonging to another registered person shall be called as job worker, and this process is called job work. So listen to me carefully again. Another registered person, अगर मान लीजिए भारती मैम अपना एक ड्रेस मटेरियल, मैं टेलर हूं, मेरे पास लेके आई और मैडम ने कहा कि सर आप इसकी एक ड्रेस बना दीजिए ये एक्स स्टाइल के हिसाब से। तो उस केस में क्योंकि भारती मैम रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, मैं गुड्स बिलोंगिंग टू हर है, जो ड्रेस मटेरियल मैडम लाई हैं दोज गुड्स आर बिलोंगिंग टू हर ओनली, लेकिन I am applying the process of stitching it. I am applying buttons. I am applying thread. I am applying zips. I am applying other beautifying material on this also. But because she is not a registered person, so this process shall not be called a job work process. तो आई होप मेरे व्यूअर्स को पता लग गया होगा कि एग्जैक्टली जॉब वर्कर क्या होते हैं। सर आगे बढ़ते हुए मैं वापस आईटीसी के ग्रुप में आना चाहूंगी। तो सर मेरे व्यूअर का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रोविजन ऑफ क्रेडिट रिवर्सल फॉर 180 days ड्यूरिंग कोविड। सर आई एम रिपीटिंग माय क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोविजन ऑफ क्रेडिट रिवर्सल फॉर 180 days ड्यूरिंग कोविड। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है मैडम। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 का सेकंड प्रोवाइजो है जो कि ये कहता है CGST एक्ट का कि अगर आप एज ए रेसिपिएंट अपने सप्लायर को इनवॉइस की डेट से 180 दिन के अंदर अगर आप पेमेंट नहीं करते तो रेसिपिएंट को अपना क्रेडिट रिवर्स करना पड़ता है। ठीक है जी। अब समस्या ये है कि लगभग 70-75 दिन लॉकडाउन रहा, बिजनेसेस अभी भी बंद हैं, पूरी तरह खुले नहीं है। तो उस केस में 180 दिन का जो एप्लीकेशन है, जो 180 दिन का कंप्लीशन है कोविड-19 के दौरान, क्या मुझे, क्योंकि मैं पेमेंट तो नहीं कर पा रहा क्योंकि बिजनेसेस सारे बंद हैं,
मेरे पास कोई पेमेंट आ नहीं रही तो मैं पेमेंट करूंगा कैसे? तो मैं एज ए रेसिपिएंट क्या मुझे अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना है क्योंकि 180 दिन तो पूरे हो गए। तो मेरा मेरा कहना ये है कि इसके बारे में क्लैरिफिकेशन आ चुकी है। उन्होंने कहा है कि ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड, जो भी लॉकडाउन के दौरान, मैं आपको एग्जैक्टली बता दूं, 20 मार्च और 29 जून के बीच में, 20 मार्च 2020 और 29 जून 2020 के बीच में अगर कोई भी 180 दिन कंप्लीट होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली 30 जून पर शिफ्ट हो जाएंगे। मान लीजिए आपके 180 दिन कंप्लीट होते हैं 5 अप्रैल 2020 को, तो हम मानेंगे कि वो कंप्लीट हो रहे हैं 30 जून 2020 को। तो इसलिए ये रिलीफ आपको ऑलरेडी दिया गया है। आपको क्रेडिट रिवर्स 30 जून तक नहीं करना। 30 जून के बाद अगर आप पेमेंट नहीं करते या डेट एक्सटेंड नहीं होती ये वाली, तो आपको पेमेंट का जो क्रेडिट का, जो आपका क्रेडिट नहीं हुआ जो कि नॉन पेमेंट की वजह से 16(2) के सेकंड प्रोवाइजो की वजह से, वो आपको रिवर्सल करना पड़ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। जी सर। तो सर आगे जाने से पहले, अगले ग्रुप में जाने से पहले मिस्टर अभय प्रसाद गुप्ता जी हमारे साथ अवेलेबल है। तो सर उनका क्वेश्चन है, Feb 19 invoice filled in Feb 19, but recipients not claim in Feb 2019 due to invoice submitted to recipient in April 2019 by our office boy. Now recipient said, please change your income date. Invoice date. Yeah, it will be, I guess, invoice date. Abhijit, it will be invoice date. Yes, sir. देखिए यहां पर समस्या क्या है, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 के हिसाब से ये एक्रूअल बेस्ड टैक्स है। अगर आपने फरवरी 19 को कोई इनवॉइस रेज किया तो उस इनवॉइस को आपने टैक्स आपका फरवरी 19 में ही देना है। जो भी उस फेब की रिटर्न की ड्यू डेट 20 मार्च या ऑफ कोर्स उस समय 20 मार्च 2019 ही रही होगी, हाँ डेट एक्सटेंड उस समय नहीं है। तो लेकिन आपके रेसिपिएंट ने उसका क्लेम जो है वो अप्रैल में 19 में लिया क्योंकि आपका इनवॉइस डिलीवरी उसको अप्रैल 19 में हुआ। तो देखिए मेरे हिसाब से उसको इस बात की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। पहला इशू तो ये है कि उसको क्रेडिट का प्रॉब्लम नहीं होगा, वो क्रेडिट अप्रैल 19 में ले ले और उसका 2A में फरवरी 19 में नजर आएगा, रिकंसिलेशन में बन जाएगा, उसको कोई आपत्ति नहीं। दूसरा ये है कि ऑफ कोर्स ये बात तो उसको माननी पड़ेगी, लीगल बाइंडिंग नहीं है उसके पास। रेसिपिएंट माने ना माने ये आपको उसको जस्टिफाई करना है, उसको कन्विंस करना है। लीगली उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर अप्रैल 19 में भी उसका क्रेडिट वो लेता है, और जबकि वो आपसे चाह ही रहा है कि अप्रैल 19 का इनवॉइस रेज करो मुझे, अप्रैल 19 में फेब 19 के इनवॉइस का क्रेडिट ले ले, कोई आपत्ति नहीं है। गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू टेल हिम एनीथिंग, नॉट क्वेश्चन हिम एनीथिंग। आप फेब 19 के इनवॉइस की डेट अप्रैल 19 अगर करना चाहते हैं तो माय डियर फ्रेंड कर सकते थे, लेकिन वो आपको सितंबर 19 की एनुअल GSTR 1 में उसको अमेंड करना था, जो कि डेट निकल गई। अब आप उसको नहीं कर सकते, तो इसलिए मेरे हिसाब से आप फेब 19 वाला इनवॉइस आज तो चेंज नहीं कर सकते। लेकिन आपके रेसिपिएंट को समस्या नहीं है, अगर वो चाहे तो अप्रैल 19 में ही उसका क्रेडिट ले ले और रिकंसिलेशन बना के रख ले। आप उसे एक मेल दीजिए, एक इंडेमनिटी बॉन्ड दीजिए, उसे कहिए कि भैया फरवरी 19 में मैंने तेरा टैक्स जमा करा दिया है, अगर भविष्य में तेरे को कोई टैक्स की समस्या होगी तो टैक्स की जिम्मेदारी मेरी। उसको चालान की कॉपी दीजिए, रिटर्न की कॉपी दीजिए, उसको कन्विंस कीजिए, उसको डॉक्यूमेंटेशन से सेटिस्फाई कीजिए। उसको अप्रैल 19 में क्रेडिट लेने में उस फरवरी 19 के इनवॉइस पर कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप उस डेट को अब चेंज एज पर रूल सेक्शन 39 नहीं बदल सकते हैं। सेक्शन 37, आई बेग योर पार्डन, GSTR 1 का सेक्शन 37 जी। तो अभी जी आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा। तो सर आगे बढ़ते हुए दोबारा तुषांत जी हमारे साथ हैं।
तो सर उनका मैं क्वेश्चन है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर रेजेस टैक्स इनवॉइस ऑन 1st July 2019. The company rejects his claim and he wants to cancel the invoice to save GST amount. His GST are one filed up to May 2020 and 3B is filed up to Feb 2020. तो सर आगे वो ये पूछ रहे हैं इसमें कि व्हाट्स योर रिकमेंडेशन सर। हाँ देखिए तुषांत जी, जुलाई 19 के इनवॉइस को आज आप एक क्रेडिट नोट के माध्यम से खत्म कर सकते हैं। आपकी अगर मई 2020 की वन फाइल हो गई है तो जून 2020 की वन में आप एक क्रेडिट नोट काटिए, आज की डेट में क्रेडिट नोट काटिए विद रिस्पेक्ट टू द इनवॉइस ऑफ 1 जुलाई 2019 और आप कोई समस्या नहीं है, आप अपना आउटवर्ड सप्लाई सेक्शन 34 के अनुसार आप अपना आउटवर्ड सप्लाई रिड्यूस कर सकते हैं और उस पर जीएसटी क्रेडिट आपका आउटवर्ड सप्लाई रिड्यूस हो जाएगा, आउटपुट टैक्स रिड्यूस हो जाएगा तो जीएसटी आपका टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। तो रिजल्टेंटली जो आपको पैसा नहीं आना वो आपने अपनी आउटवर्ड लायबिलिटीज में रिड्यूस कर दिया। तो शान जी कोई समस्या नहीं है, आपके पास अभी भी रिकॉर्ड लीगल रिकॉर्ड्स अवेलेबल है। तो तुषान जी थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो सर आगे बढ़ते हुए मैं गौरव जी का एक क्वेश्चन लेना चाहूंगी। आई एम इन द बिजनेस ऑफ ऑनलाइन होटल बुकिंग एज प्योर एजेंट एंड प्रोवाइड सर्विस इन इंडिया as well as abroad. I have sold tickets to person who is resident of Nepal and charged service fee. What tax I should pay? क्वेश्चन स्क्रीन पर है। आपने नेपाल के किसी रेजिडेंट को टिकट्स बेची हैं और उस पर सर्विस फी चार्ज की है। देखिए सर, आप जनरल रूल लगाएंगे हम यहाँ पर सर्टनली, लेकिन यहाँ पर आपके केस में अगर आपने सर्विस फी चार्ज की है उसे तो आप इसको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज ट्रीट नहीं कर सकते। तो मेरे हिसाब से आपको इसके ऊपर आईजीएसटी चार्ज करना चाहिए। इंटरस्टेट सप्लाई है बट इट इज नॉट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस और 18% जीएसटी लगानी चाहिए। गौरव जी आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा। तो सर आगे बढ़ते हुए मैं वापस अपने क्वेश्चंस पे आती हूँ। तो सर अगला मेरा क्वेश्चन है रजिस्ट्रेशन के ग्रुप से। सर मेरा ये क्वेश्चन है, व्यूअर ये पूछ रहे हैं कि इज इट कंपलसरी टू रजिस्टर इन केस ऑफ आरसीएम? आरसीएम में रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है इन एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 22-23-24। अच्छा समझ गया, वो मुझे एक्सपेक्टेड ही था कि उन सेक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं आपके व्यूअर्स। जी सर। फ्रेंड्स सिचुएशन इज कि हमारे यहाँ अभी there are two views on this. One is, first of all, let me clarify the situation for our viewers, other viewers also who are watching us live. Situation is कि section 24 ये कहता है कि अगर कोई भी रेसिपिएंट आरसीएम में टैक्स पे करता है तो उसको कंपल्सरीली रजिस्ट्रेशन करवाना है, उसको कंपल्सरीली रजिस्ट्रेशन करवाना है। लेकिन सेक्शन 23 ये कहता है कि अगर आपका जो है आप एक्सक्लूसिवली एग्जिम्ड सप्लाईज में डील करते हैं तो उस केस में आपको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सेक्शन 24 ओवरराइड करता है सेक्शन 22 को, ना कि सेक्शन 23। तो एक व्यू ये नजर आता है कि 24 क्योंकि 22 को ओवरराइड करता है इसलिए 23 को नहीं करता, इसलिए 23 इंडिपेंडेंट सेक्शन है। और अगर आप एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ सर्विसेज और गुड्स कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं। लेकिन एक कंजर्वेटिव व्यू ये कहता है कि डिपार्टमेंट इस बात पर ऑफ कोर्स लिटिगेटिंग नेचर में आएगा, लिटिगेशन करेगा
department will always object for it and would require the recipient to get compulsorily registered under section 24 of the act. So it is advisable by the Institute of Chartered Accountants of India also in their background material and the handbook on exemptions also latest release in May 2020, and it is being directed by them also that registration should be taken in spite of the fact that only exclusive exempt supply of goods and services is made. तो मेरा सजेशन भी यही है कि अगर आप लिटिगेशन में नहीं जाना चाहते तो रजिस्ट्रेशन ले लीजिए। जी सर। सर एक गौरव जी का दोबारा से क्वेश्चन आया है हमारे पास, व्हाट अबाउट फाइनेंशियल ईयर 2017-18 एंड 18-19? मैं समझ नहीं पाया, आप अपने पुराने क्वेश्चन में एक्सटेंशन डाल रहे हैं गौरव जी, प्लीज जरा थोड़ा डिटेल में लिख के भेजिए। गौरव जी आप प्लीज डिटेल में लिख के दीजिए तो हम राजेंद्र सर आपका आंसर दे पाएंगे। सर कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, अगला मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज एग्रीगेट टर्नओवर फॉर डिस्टिंक्ट पर्सन? एग्रीगेट टर्नओवर डिस्टिंक्ट पर्सन के लिए कोई परिभाषा परिवर्तित नहीं है, कोई अंतर नहीं है परिभाषा में, लेकिन बस एक ही पेक्युलैरिटी है एग्रीगेट टर्नओवर डिटरमाइन करते हुए दैट द सप्लाई मेड टू डिस्टिंक्ट पर्सन्स, रादर आई वुड रीफ्रेम इट, interstate supply made between distinct persons shall form part of aggregate turnover. तो अगर आप दिल्ली हैं और हमारा एक्चुअल इंदौर है और हमारे बीच में अगर कोई सप्लाई होती है, भले ही हम आपस में सप्लाई कर रहे हैं, एक ही पैन पे सप्लाई कर रहे हैं, एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, बट स्टिल मेरी या इंदौर की, दिल्ली या इंदौर की, या मुंबई या इंदौर की, या दिल्ली या मुंबई की आपस में जो सप्लाई होगी वो दिल्ली की एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करते हुए या पूरे भारत की एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करते हुए जोड़ी जाएगी। पंकज भैया अगर मेरी बात सुन रहे हो तो ध्यान रखें। और इस एग्रीगेट टर्नओवर से डिटरमाइन होगा कि आपको रजिस्ट्रेशन लेना है या नहीं लेना, आपके ऑडिट का थ्रेशोल्ड क्या बनता है, जीएसटी ऑडिट का थ्रेशोल्ड क्या बनता है, इस बात से ये भी डिटरमाइन होगा। आप ये मत सोचिएगा कि आपस में अगर इंटरस्टेट सप्लाईज हैं और वो डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में सेम ही पैन है, प्रॉफिट लॉस में तो नॉक ऑफ हो जाती है, एक तरफ डेबिट होता है एक तरफ क्रेडिट होता है, प्रॉफिट लॉस में नहीं दिखाई जाती, लेकिन जीएसटी की टर्नओवर कैलकुलेट करते हुए इस सप्लाई को जोड़ा जाएगा। और सेक्शन 35(5) में जो हम जीएसटी ऑडिट करते हैं उसमें एग्रीगेट टर्नओवर इसी तरह से कैलकुलेट होगी। तो आई होप मेरे व्यूवर को मेरा आंसर आपका आंसर मिल गया होगा। सर गौरव जी ने अपना रिप्लाई किया है डिटेल में क्वेश्चन कि व्हाट अबाउट टैक्स लायबिलिटी इफ आई प्रोवाइड सिमिलर सर्विस फॉर फाइनेंशियल ईयर 2017 एंड 2018-19? गौरव जी अब मैं क्या बताऊं, ये तो बीते हुए पास्ट की, ये बीते हुए दिनों की कहानी हो गई। अब अगर आपने सर्विसेज ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी हैं, अब क्वेश्चन ये अगला मेरा आपसे है कि आपने इसकी ट्रीटमेंट क्या की है, क्या आपने इसको एक्सपोर्ट सर्विस मान लिया है? अगर इसको एक्सपोर्ट मान लिया है तो टैक्स लगाएं, अगर आपने ऑलरेडी कोई टैक्स लगाया है तो वो बताइए हमें। फिर आप आगे बढ़िए भारती मैम। इन द मीन टाइम गौरव जी हमें ये बताएंगे कि एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट क्या की है उन्होंने। जी सर। तो सर कमिंग टू माय नेक्स्ट ग्रुप एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, सर मैंने इसको रिवर्स चार्ज में डाला है, तो सर आप बताना कि ये सही डाला है रिवर्स चार्ज में। आरसीएम से रिलेटेड ही है, तो सर आरसीएम तो आएगा रिवर्स चार्ज में ही आता है ना जी। तो सर मेरा क्वेश्चन है कि वेदर आरसीएम इज अ टूल फॉर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू और एनकरेजिंग कैस्केडिंग इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेस। देखिए आरसीएम जो है वो दोनों है। आरसीएम कैस्केडिंग को भी बढ़ावा देता है, टैक्स ऑन टैक्स भी है, और आरसीएम एक तरह से रेवेन्यू फॉर टूल फॉर रेवेन्यू कलेक्शन के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही पॉलिसी रिलेटेड इशू है।
क्वेश्चन ये है कि आरसीएम कैस्केडिंग क्यों है? आरसीएम कैस्केडिंग इसलिए है कि जितनी भी टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाईज रिवर्स चार्ज में पे होती हैं, उन सबको सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 के अनुसार एग्जेम्प्ट सप्लाई माना जाता है। और एग्जेम्प्ट सप्लाई बनने के बाद वो सब्जेक्ट टू रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट होती है अकॉर्डिंग टू रूल 42 एंड 43 ऑफ द सीजीएसटी रूल्स। इसलिए जो टैक्सेबल सप्लाई आरसीएम में टैक्स होती हैं, उनकी वजह से इनपुट टैक्स क्रेडिट सारा का सारा नहीं मिल पाता, प्रोपोर्शनेट रिवर्स करना पड़ता है। जो प्रोपोर्शनेट क्रेडिट रिवर्स होता है वो मेरा कॉस्ट बन जाता है, और जो कॉस्ट बनता है मैं अपनी कॉस्ट के ऊपर मार्कअप लगाकर सेल प्राइस बनाता हूं, उसके ऊपर टैक्स लगाता हूं। तो टैक्स इज आल्सो पार्ट ऑफ माय कॉस्ट ऑन व्हिच टैक्स फर्दर टैक्स इज इम्पोज्ड, सो इट इज टैक्स ऑन टैक्स। सो आरसीएम इज encouraging cascading. How can it be a tool for tax revenue? Section 9 bracket 4 अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर रजिस्टर्ड रेसिपिएंट कोई भी मटेरियल परचेज करता है, गुड्स और सर्विसेज, तो उसको 12 अक्टूबर 2017 तक रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना होता था। लेकिन 12 अक्टूबर 2017 के बाद इसको सस्पेंड कर दिया गया। 1 फरवरी 2019 को इसको रीफ्रेम किया गया, लेकिन अभी भी इसकी एप्लीकेशन नहीं है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सरकार को एक रिक्वेस्ट और एक सजेशन करना चाहता हूं, आप इस 9 ब्रैकेट 4 को वापस लाएं। जितने भी रजिस्टर्ड रेसिपिएंट्स हैं जो अनरजिस्टर्ड सप्लायर से गुड्स और सर्विसेज खरीदते हैं, वो इस पर रिवर्स चार्ज में टैक्स दें, क्योंकि ये टैक्स न्यूट्रल है, रेवेन्यू न्यूट्रल है। रेसिपिएंट जब इस पर टैक्स देता है तो उसका क्रेडिट उसे इमीडिएटली मिल जाता है। लेकिन रेसिपिएंट को एक काम और करवाइए, आप रेसिपिएंट को ये कहिए कि जितने भी सप्लायर हैं जो कि अनरजिस्टर्ड है, जिनके ऊपर आप रिवर्स चार्ज में टैक्स पे कर रहे हैं, उन सबका पैन भी आप हमें, परमानेंट अकाउंट नंबर भी आप हमें सप्लाई करें, नेम वाइज, पैन वाइज, और पूरे भारत में आप इस डेटाबेस को इकट्ठा करें। और जितने भी वो अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स हैं जिनके ऊपर रजिस्टर्ड रेसिपिएंट आरसीएम में टैक्स पे कर रहा है, पैन पर डाटा इकट्ठा करें। जैसे ही उसकी टर्नओवर 40 लाख या 20 लाख रुपए, 40 गुड्स 20 सर्विसेज से ऊपर आ जाए, उसको एक नोटिस भेजें और उसे कहें कि भाई तेरी 40 लाख से टर्नओवर ज्यादा है, तुझे रजिस्ट्रेशन लेने की लायबिलिटी और रजिस्ट्रेशन ले। और वो रजिस्ट्रेशन लेगा, और जैसे ही वो अनरजिस्टर्ड सप्लायर जो कि अभी बिना रजिस्ट्रेशन के अपनी वैल्यू एडिड किए जा रहा है, और वैल्यू एडिड क्योंकि जीएसटी वैल्यू एडिड टैक्स है, वैल्यू एडिड पर टैक्स नहीं दे रहा, जैसे ही वो रजिस्ट्रेशन लेगा उसके वैल्यू एडिड पर टैक्स लगना शुरू हो जाएगा और वो टैक्स नेट में आ जाएगा। इस माध्यम से प्रधानमंत्री जी का जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना है, वो अगले 2 साल में पूरा हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी हम 7 ट्रिलियन यूएसडी की इकोनॉमी है। और अगर टैक्स नेट को, डिस्ट्रीब्यूशन चेन को टैक्स नेट में ले आएंगे इसके माध्यम से, तो टैक्स रेवेन्यू बढ़ जाएगा। टैक्स रेवेन्यू बढ़ जाएगा तो हम 5 ट्रिलियन यूएसडी इकोनॉमी अपने आप हो जाएंगे। अगर प्रधानमंत्री जी या उनके कोई भी जानकार ये बात सुन रहे हो, तो आप इस बात को लगाइए, 9 ब्रैकेट 4 को वापस लाइए। इसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई रेग्रेसिव नहीं है। ये तो बहुत बड़ा पिलर है पूरे जीएसटी सिस्टम का। बहुत अच्छा सवाल है आपके व्यूअर का मैडम। मेरे ख्याल गौरव जी ने जवाब दे दिया है, उन्होंने कहा है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी पे किया है। आई थिंक हमारा टाइम भी मैडम खत्म हो गया है, मेरे ख्याल इसके बाद हम और ज्यादा सवाल नहीं ले पाएंगे। अगर आपने सी और एस पे कर दिया है सर, तो साजी एस हुसैन वर्सेस कमिश्नर ऑफ जीएसटी केरला हाई कोर्ट का एक जजमेंट है। उसमें ये कहा गया है कि अगर आपने गलत टैक्स पे कर दिया है तो डिपार्टमेंट हैज ए पावर टू शिफ्ट द रॉन्ग टैक्स टू द करेक्ट टैक्स। तो आप सर टेंशन ना लें, आप अगर चाहें तो आप हमारे टैक्स फॉर वेल्थ में अपना नंबर छोड़ दें हमारे इस कमेंट बॉक्स में, हम आपको आपके मोबाइल पर उस जजमेंट की कॉपी भेज देंगे। आप कोई समस्या नहीं है, आपको चिंता की कोई विषय नहीं है। आपने टैक्स पे कर दिया है, सिर्फ नेचर ऑफ टैक्स आपने गलत पे किया है मेरे हिसाब से, लेकिन आपको दोबारा टैक्स पे करने की या उसमें कोई चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है दोस्तों। तो गौरव जी, अगर आपकी कोई भी अगली क्वेरी हो तो आप taxforwealth@gmail.com पे लिख सकते हो, या फिर इस पे कमेंट कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरी होगी, हम अगले सेशन में आपकी वो क्वेरी सॉल्व करेंगे।
तो सर आगे बढ़ते हुए एक लास्ट क्वेश्चन मैं लेना चाहूंगी सर। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रीटमेंट ऑफ ईडब्ल्यू इन जॉब वर्क? ईवे बिल, अच्छा, यस। ईवे बिल की जॉब वर्क में क्या ट्रीटमेंट है? यस। देखिए, ये भी बहुत ही एक महत्वपूर्ण सवाल है। वैसे तो जॉब वर्क में दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है, एक प्रिंसिपल और एक जॉब वर्कर, जो जॉबर है। जो प्रिंसिपल जब जॉबर के पास गुड्स को भेजता है तो डिलीवरी चालान पे भेजता है, इसको सप्लाई नहीं माना गया, इसको एग्जेम्प्ट किया गया है सेक्शन 143 के अनुसार, तो वो डिलीवरी चालान पर भेज सकता है। लेकिन ये सप्लाई नहीं है, लेकिन फिर भी ई-वे बिल जरूरी है, क्योंकि ई-वे बिल जो होता है वो होता है मूवमेंट ऑफ गुड्स पर, ना कि सप्लाई। तो इसलिए ई-वे बिल का होना आवश्यक है। और जब जॉबर प्रिंसिपल के पास मटेरियल वापस भेजता है तो भी वो ई-वे बिल बनाता है। इसमें एक और खास बात है रूल 138 ऑफ सीजीएसटी रूल्स की, जो ई-वे बिल पर लगते हैं। उसमें ये कहा गया है कि वैसे इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ ई-वे बिल 50,000 रुपए तक एग्जेम्प्ट है। अगर आप 50,000 रुपए तक की इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ ई-वे बिल करते हैं तो आपको इंटरस्टेट मूवमेंट करते हैं गुड्स की, अगर उनकी वैल्यू 50,000 रुपए तक है तो आपको ई-वे बिल की आवश्यकता नहीं। लेकिन जॉब वर्क के लिए अगर गुड्स आपके दिल्ली से हरियाणा या हरियाणा से यूपी या यूपी से पंजाब जा रहे हैं, भले ही उन गुड्स की वैल्यू 1 रुपया भी क्यों ना हो, आपको ई-वे बिल जरूर बनाना है। तो ये बात आप ध्यान रखें। और ई-वे बिल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, जॉब वर्क के केस में ये मेन इंपॉर्टेंट बात बनती है। तो सर अभी मेरे और भी क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग ट्यूसडे को अवेलेबल होते ही हैं, तो आई वाज थिंकिंग कि हम नेक्स्ट सेशन में इन क्वेश्चंस को कवर करें। तो सर अगर आपको कुछ और क्वेश्चंस के अलावा कुछ और डिस्कस करना है तो सर वो आप डिस्कस कर सकते हैं। नहीं बस मैडम, मैं तो हमेशा आखिरी में यही बोलता हूँ, मुझे जैसे आप मेरे पीछे जो बैनर देख रहे हैं उसमें जीएसटी में तिरंगा है, ट्राई कलर है, तो मेरे दिल में भी वो ट्राई कलर हमेशा है। मेरा तिरंगा हमेशा मेरे दिल में फहराया रहता है, लहराया रहता है। तो मेरा रिक्वेस्ट सभी व्यूअर से बस एक ही है कि मैं जिस घर में रहता हूँ, मेरा इकोनॉमिक, सोशल, पर्सनल इंटरेस्ट उस घर से जुड़ा हुआ है। अगर मेरे पिता सुखी हैं, समृद्ध हैं, तो कहीं ना कहीं उस समृद्धि, उस प्रोस्पेरिटी को मुझ तक भी पहुंचना है। सिमिलरली ये देश मेरा घर है, ये देश मेरा बाप है, मेरे पिता है, मेरी माता है। अगर ये समृद्ध रहेगा, ये सुरक्षित रहेगा, तो हम सब कहीं ना कहीं आगे बढ़ेंगे। गांधी जी का एक तिलिस्म था जो मैं एनसीईआरटी की किताबों में पढ़ता था, गांधी तिलिस्म। उन्होंने कहा कि जब भी आप दुविधा में हो और आपको निर्णय लेने में कठिनाई हो रही हो, तो आप सड़क के किनारे उस गरीब बच्चे के बारे में सोचिए जो सड़क के किनारे बैठा है, कि क्या मेरा निर्णय उसके किसी भी भले के कार्य में है। अगर नजर आए दूर दूर से भी तो आप वो निर्णय ले लीजिए। मैं वही तिलिस्म थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं। मैं जो भी एक्टिविटी कर रहा हूं आज मैं ये, हम टैक्स फॉर वेल्थ वाले ये जीएसटी का फ्री प्रोग्राम ला रहे हैं, क्वेश्चन आंसर का, जीएसटी मंत्रा। क्या इससे मेरे देश का कहीं कोई भला है? बिल्कुल है। अगर मेरे देश के लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे, नॉलेजेबल होंगे, सेंसिबल होंगे, रैशनल होंगे, वो ज्यादा अच्छे से काम करेंगे मेरे देश में, और तरक्की होगी, बढ़ोतरी होगी। उनसे जुड़े हुए लोग खुश होंगे, उनके परिवार खुश होंगे, उनके वर्कमैन खुश होंगे, वो तरक्की करेंगे, उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगा। तो कहीं भी कोई भी काम करते हुए अगर मैंने ये सोचना कि मुझे क्या करना है, तो बस मुझे एक ही बात सोचनी कि मेरे देश का कोई भला है इसमें। अगर मेरे देश का भला नहीं है, उसका बुरा है,
तो मुझे नहीं करना है। मेरे देश का नाम खराब होता है, मेरे देश की संपत्ति खराब होती है, मेरे देश के लोगों को परेशानी होती है, मुझे वो नहीं करना है। बस मेरा एक ही थंब रूल है। मैं यही रिक्वेस्ट सभी आप दोस्तों से करूंगा कि जो भी आप परेशानी में हो, दुविधा में हो और आप सोच ना पाए निर्णय क्या है, क्या करना चाहिए, थिंक अबाउट योर नेशन, ब्रिंग योर नेशन बिफोर यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आई होप मेरे व्यूअर्स को आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया है। तो अलग अलग व्यूअर्स मुझे बहुत सारे क्वेश्चन भी भेजते हैं सर। तो सर अब मेरे पास 4-5 क्वेश्चन बचे हैं जो कि मैं नेक्स्ट सेशन में लेना चाहूंगी सर। तो ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच मैडम, सर। हर बार आपके सवालों की तादाद बढ़ती जाएगी, आप देखिए जरा। जी सर जी। तो सर हमें तो ऐसे लग रहा है पहले हमारा 27 मिनट्स होता था, फिर 30 मिनट्स, अब सर 45 मिनट्स पे पहुंच गया है। इन अ कमिंग टाइम आई थिंक 1 आवर पे पहुंचेगा सर नेक्स्ट टाइम। बड़े मैं सभी व्यूअर्स का जो हमारे साथ लाइव भी जुड़े उनका भी धन्यवाद दूंगा, उनके सवालों का भी धन्यवाद दूंगा। हमारे जो टैक्स फॉर वेल्थ के फाउंडर हैं हिमांशु जी का, हिमांशु कुमार जी का, उनका भी धन्यवाद दूंगा। हमारी जो भारती मैडम है उनका भी धन्यवाद दूंगा। पूरी बैक टीम जो है वो रेगुलरली लगे हुए हैं, उनका भी धन्यवाद दूंगा। और सभी व्यूअर्स का एक बार फिर, भारती मैडम आपका भी धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। जी सर। थैंक यू। एज यूजुअल सर, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स टू माय व्यूअर्स। हम लोग अब एंड्रॉयड टीवी में भी सर अवेलेबल है, एंड्रॉयड टीवी में भी हम लोग आया करेंगे। तो एज यूजुअल आपको पता है कि हम लोग Amazon फायर टीवी, यूट्यूब, वेबसाइट हर जगह अवेलेबल हैं। तो हमें लाइक कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए। तो नेक्स्ट ट्यूसडे हम मिलते हैं सर 3 PM आपके साथ और व्यूवर्स के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू वेरी मच आदित्य सर। थैंक यू सो मच।